हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर का आज आपको डाइजेशन इन स्टमक पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने आपको 3 अभी तो बातें बताया है। इसके पहले डाइजेशन का मैं डिफिनीशन लिखवाया, समझाया है। एलिमेंट्री कैनाल मैंने दिखवाया है, फिगर बना के समझाया आपको। डाइजेशन का डिफिनीशन मैंने 3 लिखवाया है, ठीक। उसके बाद कल और परसों मैंने पढ़ाया है डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, फिर दूसरा है डाइजेशन इन स्टमक। 3 ही जगह डाइजेशन होता है, वही में डाइजेशन ख़त्म हो जाएगा, उसी में पूरा आपको नोट्स मिलेगा, वही आपको लिखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आएगा। तो पहला डाइजेशन इन बक्कल कैविटी जो मैं कल पढ़ा के परसों पढ़ाया था, कल लिखाया था, समझ रहे हैं ना। दूसरा है डाइजेशन इन स्टमक, बताया था मैंने आपको डाइजेशन इन स्टमक, ठीक। मैंने आपको पहले बता दिया है स्टमक जो होता है, स्टमक जब ये नली यहाँ चलती है यहीं पे आगे खुलती है, स्टमक है ना, ये चेस्ट है, चेस्ट के जस्ट नीचे ऊपर की तरफ स्टमक ऐसे होता है, थैले की तरफ। मैं फिगर ड्रा करके बनाया था, ऐसे होता है ना। आप कह सकते हो जे शेप्ड, जैसे जे होता है ऐसे हल्का सा कर्व, ऐसे जे शेप्ड क्या होता है स्टमक, कैसा जे शेप्ड ऐसे होता है ना, जे देखिए ऐसे ये है ना, ये जे शेप्ड क्या है स्टमक, ऐसे ही होता है। क्योंकि आप देखते हो ऐसे, ध्यान दीजिए, ये देखिए ऐसे होता है, तो जे शेप्ड हो गया ना। जे शेप्ड क्या होता है स्टमक, जे शेप्ड स्टमक होता है। मज़ेदार बात आपको बताएं, हंसेंगे आप, अगर ठीक ठाक समझ पा रहे होंगे तो हंसेंगे ज़रूर। होता क्या है, जे शेप्ड स्टमक होता है, जैसे आपने खाना खा लिया, कुछ लोगों को आपने देखा हुआ होगा कि वो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। खाना खा लिए, यहाँ तक सो गए, पता लगा पूरा खाना, सोएंगे तो पूरा खाना यहाँ आ सकता है ना। या हमारे कुछ लड़के बदमाश होते, छोटे छोटे बच्चों को देखा है कभी, कलैया मारने लगते हैं, ऐसे ऐसे देखा है, पता लगा वो मुंह की तरफ निकालने लगते, होता कि नहीं ऐसा। या कोई शीर्षासन करने लगता तो जितना अंदर मटेरियल सब बाहर आ जाता। इसलिए यहाँ पर स्फिंक्टर लगा होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है, स्फिंक्टर, रोकने वाला, कि अंदर का भोजन इधर नहीं जाएगा, ठीक। और यहाँ पर भी रोकने वाला लगा होता है ताकि भोजन धीरे धीरे पास हो। भोजन क्या हो, धीरे धीरे पास हो, बोलिए ना। तो 2 स्फिंक्टर लगे होते हैं, कंपटीशन में आपको पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो स्फिंक्टर जो होते हैं वो भोजन को इधर जाने से रोकते हैं और नीचे की तरफ स्लोली जाने देते हैं। ये तब खुलता है जब, ये खुलता कब है, जब रिवर्स पेरिस्टालसिस होती है, तब खुलता है, तब वही वोमिटिंग करते हैं। देखा होगा आपने, वोमिटिंग करते पूरा। वोमिटिंग आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ वोमिटिंग, तो क्या डिफिनीशन आप बताएंगे, तो आप बताएंगे इजेक्शन ऑफ काइम फ्रॉम द स्टमक, इजेक्शन ऑफ काइम, आर यू कैन से इजेक्शन ऑफ इंजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक। इजेक्शन बाहर निकालना, इजेक्शन ऑफ इंजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक, इसे क्या बोलते हैं, वोमिटिंग। नासिया एक होता है, NAUSEA, नासिया, इसको बोलते जी मितलाना। ऐसे नहीं आ करते हैं लेकिन निकलता नहीं, खाली आ करते हैं, लोग कहते हैं नखड़ा बना, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो नासिया एक प्रोसेस है, होता है, क्योंकि जब रिवर्स पेरिस्टालसिस चलती है तो पहले आ ही होगा, फिर आ करने के बाद फिर आ जाएगा। पहले आ क्या, आ अंदर से आ, कहाँ चले जा, फिर नीचे चला जा। तो ये वोमिटिंग होता है। वोमिटिंग के समय ये स्फिंक्टर खुल जाता है। बात समझ में आ रही है। मैंने बताया स्टमक जो होता है रिजर्वायर की तरह काम करता है। जितना भोजन आप ऊपर से लेते हो, जितना भोजन क्या करते हो आप ऊपर से लेते हो, वो कहाँ जाता है,
स्टमक एक रिजर्वायर की तरह काम करता है। जितना भोजन आप करते हो वो भोजन कहाँ जाता है? वो भोजन जो है आपके स्टमक में ही जाएगा, और स्टमक में जाने के बाद कम से कम वो 4 से 5 घंटे वहीं रहता है। 4 to 5 आवर्स फूड, इंजेस्टेड फूड स्टे इन द स्टमक। उसमें 2 प्रोसेस होगा। एक उसमें, इसमें देखेंगे ना, इसके अंदर ये दीवार में जो है इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। ऐसे क्या होगा? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है ना, ऐसे होगा पूरा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा ऐसे। तो ये क्या करता है? ऐसे मूवमेंट करता है। जब मूवमेंट करेगा तो भोजन क्या होगा? मिक्सअप होगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा। नहीं समझ में आ रही बात? क्यों नहीं आ रही जी? देखो इधर, ये क्या होता है? ऐसे मूवमेंट करता है। ये रूजी मूवमेंट करती है। जब रूजी मूवमेंट करेंगी तो सब भोजन क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा और छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा। या सीएल उसी में, एंजाइम उसी में, वाटर उसी में, सब काम करेगा। तो भोजन सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सेमी सॉलिड पेस्ट, समझ रहे हैं ना? पेस्ट में कन्वर्ट, उसी को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। कभी ख्याल करिए आपने ख्याल किया होगा, खाना ना खाते होंगे तो बड़े इत्मीनान से खाते हैं। कैसे खाते जानते हैं? दाल अलग कटोरी, सब्जी अलग होगा, रोटी अलग होगा, चावल अलग होगा, सलाद अलग होगा, चटनी लिए होंगे अलग होगा, अचार लिए होंगे, पिकल्स लिए होंगे अलग होगा। आपको पता है रोटी सब्जी खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा चटनी खाएंगे, मज़ा आता है खूब ना। फिर उसके बाद दाल चावल खाएंगे तो दाल चावल खाएंगे, फिर चटनी खाएँ, अचार खाएंगे, चलिए अलग हो गया। चाय पियेंगे अलग है, नमकीन पियेंगे अलग, नमकीन खाएंगे अलग होगा। सारा जाने को जानते क्या होता है? जो जो आपने खाया है वो सब जानते क्या होगा? सब। जैसे भैंस का सानी पानी होता है, भैंस को खिलाया जाता है, भूसा चूनी डाल के इसे खबर देते हैं और हबर हबर खा के मस्त रहती है। वैसे आपको होगा, आप कितनों कटोरी में अलग करके खाए हुए हों, जैसे यहाँ पहुँचा वो खबर आ जाएगा, पूरा खबर दिया जाएगा। इसे खबर जाने का पूरा मिल जाएगा। इसीलिए वोमिटिंग जब करते हैं पूरा मिश्रण निकलता है ना, एक दाल अलग निकलेगी, चावल अलग निकलेगा, सब्जी अलग, चटनी अलग। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है क्या? ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, सब मिल जाएगा उसी में। सबसे अच्छा वो व्यक्ति होता है जो दाल चावल सब्जी रोटी सबको, दाल चावल रोटी दाल तो कम से कम सानने ही ले। सानने के बाद जो है जब खाए, आधा काम उसका हाथ ने कर दिया। जो काम दांत को करना है, रूजी को करना है, वो काम उसका किसने कर दिया? हाथ ने आधा कर। भाई रोटी को दाल में सानेंगे तो छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा। फिर जब उसको खाएंगे दांत को कम काम करना पड़े, स्टमक को भी कम काम करना पड़े, डाइजेशन मस्त रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? और जहाँ तक हो सके मैदे की रोटी वोटी से, मैदे का बना हुआ सामान से आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और पॉसिबल हो तो आप आटे की रोटी बिना चाले हुए खाएं तो उसमें फाइबर मिलेगा, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। मैं आपको कुछ बात और बता दे रहा हूँ, शेयर कर दे रहा हूँ। जो होल फ्लोर ब्रेड होता है, होल फ्लोर ब्रेड, फ्लोर मतलब ये नीचे वाला फर्श नहीं, समझ रहे हैं ना? फ्लोर मतलब आटा होता है, होल मतलब पूरा, फ्लोर आटा, ब्रेड रोटी, समूचे आटे की रोटी। समूचे आटे की रोटी मतलब एक कुंटल नहीं, समूचे आटे की रोटी का मतलब होता है बिना चाले हुए, उसका हस्क ना निकालें। हस्क मतलब होता है चोकर, HUS के हस्क मतलब चोकर। चोकर जानते ना, जो चाल के निकाल लेते, जो भैंस खिलाते हैं, भैंस खिलाते हैं, भैंस टन हो जाती है। अब आदमी या तो बहुत टन होगा या तो ऐसे हो जाएगा। का भी अपना प्रेशर है, क्या है इनको, शुगर के पेशेंट, क्या है ये प्रॉब्लम, क्या है हार्ट प्रॉब्लम है, इलाटा प्रॉब्लम, काहे के लिए? बी कॉम्प्लेक्स कमी हो गई। जो चोकरवा भैंसे खिलाए रहे होगा, चोकरवा आप खाए होते तो मस्त रहते कि नहीं रहते? चोकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, कब्ज। जो लैट्रिन में जाते हैं आधे घंटे बाद निकलते हैं, गाना गाओ के कभी देखे हैं लैट्रिन में लोग? कभी कभी आप ख्याल करिए, एक ही लैट्रिन हो, सुबह सब एक साथ उड़ जाए और एक लोग उसमें घुस जाए, कॉन्स्टिपेशन को रहे, पेट साफ नहीं होगा। पेट साफ नहीं होगा तो उसमें अपना जो है गाना गाएंगे बजाएंगे आधे घंटे तक, सामने वालों को प्रेशर पड़ा है, निकलने के लिए खड़ा है बेचारा दाब के, बोलिए ना। अब कोई ऐसा है गया 5 मिनट में पूरा पेट साफ अपना बाहर निकल आया, एक लोग आधा घंटा नंबर लगाए, एक लोग 5 मिनट में सब साफ हो करके चले आए बिना गाना ना गाए। तो वो ज़्यादा बेटर है कि ज़्यादा बेटर है? कब्ज
पर पेट निकलने लगेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन को रोकना है तो आपको होल फ्लोर ब्रेड खाना होगा। बिना चाले हुए आटे की रोटी खाइए, मस्त रहिए। समझ रहे हैं ना? भैंस का ब्लड प्रेशर होता है क्या? उसका हार्ट अटैक आता है? नहीं। उसको शुगर होता है? नहीं। उसको क्या करेंगे? अपना चाय पिएंगे चीनी का, अपना शरबत बनाएंगे तो चीनी का बनाएंगे, रसना बनाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे जिसमें थोड़ा चीनी मिला हो, बाइकार्बोनेट मिला हो। और भैंस को खिलाएंगे चोटा का शरबत। ले देहात में जो देहात वाले बच्चे होंगे जानते होंगे, भैंस को चोटा का शरबत पिलाते हैं, वो कभी शुगर नहीं होता। शुगर कोड नाटकस नहीं हो सकता, क्योंकि जो वो ले रही है, क्या चोटा जो ले रही है वो क्या है, उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह भी हैं। वो ऐसा कंपोनेंट उसके पास है जो शुगर नहीं होने देगा उसको। पहले लोग चोटा का शरबत हम लोग भी पीते थे, हमें तो बचपन में याद है, और अभी थोड़ा बहुत लेते रहते हैं। तब आप समझेंगे आप भी सर भैंस की प्रजाति में है क्या? नहीं, प्रजाति नहीं है। देखिए, बॉडी फिटनेस मेंटेन करना ये आपकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं? और फिटनेस आप ही कर सकते हो, ना कोई डॉक्टर कर पाएगा, ना कोई आपका घर का सदस्य कर पाएगा। फिटनेस अगर मेंटेन रखना है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। और जो आदमी बॉडी का फिट है वो सबसे बढ़िया आदमी है। लाइफ लॉन्ग जिएगा और मस्ती जिएगा। डेथ होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, डेथ तो सबको होता है, लेकिन मस्ती जीने के बाद अगर डेथ तो अच्छी बात है। फुल डीजी ले कर मरे तो बहुत बुरी बात है, बोलिए ना। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, स्टमक में भोजन 5 घंटे 4 घंटे रुकता है। बहुत से लोग होते हैं रात को 10 बजे 11 बजे खाए, सुबह चले आए कोचिंग पढ़ने, मंजन ब्रश किए, कितने तो बिना मंजन में करे मुँह धो के से बाल झाड़ के चले आते हैं। अब आएंगे पता लगा शर्मा सर, सोलंकी सर, जो भी हैं सब लोग पढ़ाए 3-3 घंटा, बस 1 घंटा पढ़ाए 3 घंटा हो गया। फिर 9 बजे यहाँ से पहुँचे, तब तक बस 10 बजे कोचिंग की स्कूल चालू है, यहाँ चले गए। सोचो रात को 10 बजे खाएँ, सुबह चाय मिला कि नहीं मिला कोई गारंटी नहीं। और फिर स्कूल चले गए बगल में, स्कूल जाए तो वहाँ 3 बजे छूटे, 3 बजे जाएंगे, बीच में कुछ मिल गया तो 1 घंटे आधा घंटे का ब्रेक हो, समोसा वमोसा खा ली। अब भोजन कब मिलेगा? 2:30-3 बजे, कभी कभी प्रैक्टिकल होगा तो 5 बजे मिलेगा। आप सोचो पेट कितने, स्टमक कितनी देर खाली रहा? 5-1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। 10 बजे आपने भोजन किया था, 9 बजे भोजन कर लिया था मान लीजिए, 9 से 5 आप जोड़ लीजिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 2 बजे आपका भोजन पेट खाली हो जाएगा। अब फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक जोड़ लीजिए 14 घंटा, 15 घंटा अगर स्टमक को खाली रखेंगे तो HCl तो निकलेगा ही ना। और HCl जब निकलेगा तो आपको हाइपर एसिडिटी काज करेगा, बाद में गैस बनने लगेंगी, गैस ऊपर चढ़ेंगी तो हार्ट को प्रॉब्लम होगी, लंग में कंजेशन होगा, सांस लेने दिक्कत, हाँफेंगे, समझ रहे हैं ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए खाने पीने का समय निर्धारित कर लीजिए। ये ख्याल रहे कि 4-5 घंटे से ज़्यादा स्टमक खाई नहीं, कुछ न कुछ बिस्किटें खा लीजिए, बोलिए ना, कुछ स्टमक में जाता है ताकि एंजाइम उस पर कार्य करती रहे। तो कुछ आप 5 घंटे के 4 घंटे के बाद कुछ न कुछ आप लेते रह गए थे। एक बार ज़्यादा खाने से ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़ा 2-3 बार खाइए। सुबह 10 बजे खा लिए, दोपहर में 2:30-1-2 बजे खा लिए, फिर जो है शाम को नाश्ता पानी कर लिए, फिर रात को खाए तो अब 2-3 बार खा ली, थोड़ा खाए। एक बार इतना करके ठूस लिए, ठूस के लिए तो क्या हो गया, पूरा ठूसा गया, वो तन गया, अब मूवमेंट करे नहीं रहा, तो भोजन कैसे पचेगा? क्या पच पाएगा? नहीं। और कितने ऐसे होते हैं और उनके साथ क्या समस्या है, जल्दी में है। हरी बरी एंड करी बहुत खतरनाक है। हरी बरी एंड करी, हरी मतलब जल्दबाजी, बरी मतलब होता है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना, करी मतलब रस्सेदार। जल्दी में है, एक रोटी के 2 टुकड़ा किए, 2 टुकड़ा 2 बार पूछे, घोट लिए अंदर, डाइजेशन सही नहीं होगा, डाइजेशन सही नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी आपको, डाइजेशन सही नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। दूसरी बात, बहुत बिजी हैं, खाने का समय ही नहीं मिल रहा है, बोलिए ना। दिन में 10 बजे खाना, शाम को 5 बजे खा रहे हैं, और 5 बजे जो 8 बजे खाना है उसको 10 बजे 11 बजे रात को खा रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम।
तब भी तीसरी प्रॉब्लम ये होती है करी, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस बहुत खाते हैं, मसाला बहुत खाते हैं, लाल मिर्च, समझ रहे हैं ना, खतरनाक होता है, अल्सर काज कर देता है, स्टमक में अल्सर, पेप्टिक अल्सर उसको बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। मैं कुछ ज्ञान की बात बता रहा हूँ, ये आपके टॉपिक में है, हालांकि ये सब पढ़ना नहीं, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ इससे ताकि आप जानते रहें। पेप्टिक अल्सर हो जाता है और फिर वही बाद में डुओडेनल अल्सर हो जाता है। पेप्टिक डुओडेनल अल्सर, घाव बन जाते स्टमक में। जब आप खाएंगे, जब आपका पेट खाली होगा या खाएंगे कोई चीज़ थी तो जलन के साथ बहुत तेज दर्द होगा, जलन के साथ दर्द होगा, समझ रहे हैं ना। बर्निंग पेन होता है और हेडेक रहेगा, आप अजीब से बेचैनी महसूस करेंगे। ये सब डाइजेशन संबंधित गड़बड़ी है। बहरहाल ये सब तो मैं बात बता रहा था, बकवास वाली बात नहीं, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्वास्थ्य को मेंटेन करना एक पहली प्राथमिकता आपकी है। बहरहाल मैं आपको बता रहा डाइजेशन स्टमक में जो डाइजेशन होता है, मैंने कहा जो भी भोजन आप इंजेस्ट करते हो, जो भोजन आप इंजेस्ट करते हैं वह स्टमक में जाके स्टोर हो जाता है। स्टमक में जाके जब स्टोर होता है तो वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, ये मूवमेंट करता है ऐसे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, मूवमेंट करता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जब मूवमेंट करता है तो ये मूवमेंट जो है भोजन को मिक्सअप कर देता है। भोजन क्या कर देता है, मिक्सअप कर देता है। भोजन को मिक्स करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, काइम। भोजन को मिक्स करके काइम में कन्वर्ट कर देता है। उसके साथ एंजाइम या सीएल ये सब मिल जाते हैं, समझ रहे हैं ना। अब यह ध्यान दीजिएगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी चलता है। दो मूवमेंट चलता है, एक चर्निंग मूवमेंट जो भोजन को क्रश करने के लिए, और चर्निंग मूवमेंट पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो भोजन को पीछे की तरफ धकेलता है, स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ। ये स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ फिगर में आपको दिखाया हुआ हूँ। ऐसे भी तो दो प्रकार का मूवमेंट चलेगा, बोलिए ना। स्टमक में 4 से 5 घंटे भोजन रहता है। स्टमक में केवल किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। माउथ में किसका हुआ था, कार्बोहाइड्रेट कॉमनली। स्टमक केवल प्रोटीन का। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फैट का होता है, उसको मानते नगण्य मानते हैं, होता ही नहीं मान लेते हैं। 0.2% हो रहा है, 3% हो रहा है, क्या मतलब उसका है, 1% भी हो कोई मतलब नहीं है। तो डाइजेशन क्या हो रहा है, डाइजेशन जो होता है स्टमक में केवल किसका होता है, प्रोटीन का होता है। स्टमक में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ हूँ। म्यूकस सेल, म्यूकस नेक सेल कहते हैं इसको, या म्यूकस सेल डायरेक्ट आप कह लो। म्यूकस नेक सेल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है तो उसमें म्यूकस नेक सेल आपको बोलना पड़ता है। म्यूकस नेक सेल ये म्यूकस निकालती है जो स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। नहीं आप कहीं सर जी स्टमक से सीएल निकलता है तो स्टमक की दीवार तो पूरी ख़त्म हो जानी चाहिए, या डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक की दीवार को क्यों नहीं डाइजेस्ट करता, क्वेश्चन आपके यहाँ आता है तो आपको बताना पड़ेगा कि स्टमक के ऊपर म्यूकस की लेयर होती है। वो म्यूकस की लेयर स्टमक की दीवार को प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से एंजाइम का या सीएल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑफ एंजाइम एंड या सीएल ऑन द स्टमक वॉल ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू म्यूकस। हैव एनी प्रॉब्लम, नो। दूसरा होता है जाइमोजन सेल या चीफ सेल या पेप्टिक सेल। 3 नाम है, देख लीजिए प्यार से, अभी लिखवा नहीं समझा रहे हैं, सब समझ लीजिए, बहुत ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर हमारे आप लेक्चर को सुनिएगा। ये हाँ, और एक बात और आपको बता दें, इसी लेक्चर में ही मैं बता दे रहा हूँ, कल तक वीडियो लेक्चर आपका बिना पैसे के जाएगा। सोमवार से जो लेक्चर आपके यहाँ जाएगा वो सोमवार तक आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, चाहे कैंपस में आके फीस जमा कर दीजिए। 3 सब्जेक्ट पढ़ने वालों का 1000, 1000 रुपये है। 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले का 700 रुपये है, 700। 2 सब्जेक्ट जूलॉजी बॉटनी पढ़ने वालों को 2 सब्जेक्ट चाहे जो भी पढ़ें उसको 700 रुपये देने होंगे। जो 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले 1000 रुपये देने होंगे। वो रजिस्ट्रेशन करा के आगे पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं, प्यार समझ रहे हैं। अभी कल भी मिलेगा आपको फ्री लेक्चर, कल के बाद सोमवार से आपको फ्री लेक्चर नहीं मिलेगा, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन पहले करा लीजिए फिर आगे पढ़िए। आगे मैं बता रहा, देखो इधर, जाइमोजन सेल या चीफ सेल या पेप्टिक सेल, 3 नाम, ईश्वर तेरे अनेकों नाम। देखें, जाइमोजन सेल, चीफ सेल और पेप्टिक सेल, ये एंजाइम सीक्रेट करती है केवल,
2। दूसरा भी सिक्रेट करते हैं वो लाइपेज भी। पहला है पेप्सिनोजेन, दूसरा है प्रोरेनिन, तीसरा है लाइपेज। लेकिन थोड़ी मात्रा में, ये थोड़ी मात्रा में निकलता है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव एंजाइम है, प्रोरेनिन RENNIN, क्वेश्चन है ये, नीट का क्वेश्चन पूछता है। रेनिन एक होता है, एक रेनिन निकलता है मैकुला डेंसा से, जक्स्टाग्लोमेरुलर आपरेटस से निकलता है। रेनिन RENIN होता है, वो हार्मोन की तरह बिहेव करता है, जो किडनी से निकलता है। फिर सुन लो, किडनी से निकलता है, जाए दो अंदर की बात ना समझो। किडनी से हार्मोन जो निकलता है हार्मोन, वो रेनिन है, RENIN, ठीक। और जो आपके इंटेस्टाइन से स्टमक से जो निकलता है वो है रेनिन, RENNIN। इसमें स्पेलिंग मंत्र पूछ लेता है कि कौन सा रेनिन जो है स्टमक से निकलता है, तो आप यही बताएं RENNIN। एक को याद कर दूसरे को भूल जाए तो कन्फर्म रहेगा। पेप्सिनोजेन निकलता है, प्रोरेनिन, ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। दोनों क्या हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगी। कहाँ पे करेंगे प्रोटीन का डाइजेशन? स्टमक। अगला है पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल्स, ACL निकलता है इससे। ACL बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला ही होता है। जो पैथोजन बाहर से जाते हैं उसको किल कौन करता है? जो पैथोजन आपकी बॉडी में जाता है, जो पैथोजन आपके बॉडी में इंटर करता है, उसको किल करने वाला कौन होता है? उसको किल करने वाला होता है ACL, ठीक है ना। ACL एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है? ACL। एंजाइम को एक्टिवेट कौन करेगा? ACL। बोलिए ना। अगली बात मैं आपको बता रहा था, अर्जेंटाफिन सेल, ये गैस्ट्रिन हार्मोन निकालता है। क्या निकालता है? गैस्ट्रिन हार्मोन। डिफरेंट बुक में इसका जिक्र नहीं होता, लेकिन हम आपको बता ही देते हैं। ये अर्जेंटाफिन सेल्स होता है, अर्जेंटाफिन सेल्स, प्यार से देखो, अर्जेंटाफिन सेल्स, इससे निकलता है गैस्ट्रिन हार्मोन। अब इसमें कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, इसमें से ऑड कौन है? ऑड मतलब अलग कौन है? ये तीनों एक्सोक्राइन है। क्या है ये? एक्सोक्राइन। लेकिन ये कौन है? इंडोक्राइन। ये कौन है? इंडोक्राइन। ये कंपटीशन की बात है, आपको अंदर नहीं जाना है। मतलब ये तूने एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन का मतलब होता है डक्टेड ग्लैंड, मतलब ये इसका सिक्रेशन नली के द्वारा आपकी बॉडी में जाएगा, मतलब आपकी बॉडी में निकलेगा, नली के द्वारा निकलेगा, उसको बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड। ये तीनों क्या है? डक्टेड ग्लैंड है। और ये इंडोक्राइन है डक्टलेस ग्लैंड। क्या है ये? डक्टलेस ग्लैंड, इंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड। कोई परेशानी नहीं, हमारी बात समझ में आ रही है ना। मैंने आपको क्या बताया, स्टमक में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो रोजी कहलाती है। वो रोजी क्या करती हैं? ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है, दिखाए हैं, ये रोजी है जो भोजन को मिक्सअप करती है। उसके बाद स्टमक में 4 प्रकार की सेल्स हैं। पहला म्यूकस नेक सेल, जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। दूसरा जाइमोजन सेल और चिप सेल है, पेप्टिक सेल, जिससे पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन निकलता है, थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी निकलता है। तीसरा जो होता है वो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, ठीक है ना। पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, जिससे निकलता है कौन? ACL। ACL इस एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं और बाहर से आए हुए जो भोजन के साथ पैथोजन अंदर आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, फंगस जो भी आते हैं फूड के साथ, उनको किल करता है, अर्थात डिफेंस सिस्टम मेंटेन करता है और एक्टिवेट करता है एंजाइम। किसको एक्टिवेट करता है? एंजाइम। और आप बता देखो, ऑक्जेंटिक सेल से एक और चीज़ निकलता है, कास्टले एक्सट्रिंसिक फैक्टर। कास्टले एक्सट्रिंसिक फैक्टर निकलता है, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इम्पॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एरिथ्रोपोइसिस में भाग लेता है। ये नीट का क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं? इससे और निकलता है एक चीज़, कास्टले एक्सट्रिंसिक फैक्टर। मैं जब लिखवाऊँगा तो लिखवा दूँगा आपको, कास्टले एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो क्या करता है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अर्जेंटाफिन से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, जो स्टमक को स्टिमुलेट करता है। क्या करने के लिए? स्टमक को स्टिमुलेट करता है। क्या करने के लिए?
गैस्ट्रिक एंजाइम को ज़्यादा, गैस्ट्रिक जूस को ज़्यादा निकालने के लिए। डिटेल जानकारी आपको कल देंगे, ठीक है।